हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फ्यूल सेल्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, वो कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, उसके कैथोड पे रिएक्शन, उसके एनोड पे रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में मैं आपको एक और पॉइंट बताना भूल गया था कि इस फ्यूल सेल में प्लेटिनम और पैलेडियम को जो है एज अ कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने देखा था कैथोड एनोड पे कैसे क्या रिएक्शंस होते हैं, उसकी एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा होती है वो भी हमने देखा था, उसके कितने सारे फ़ायदे होते हैं वो भी हमने देखा था। फिर हमने देखा था कोरोजन की जो एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, उसकी इनोड वैल्यू, उसके प्रॉपर्टीज़, वो उसमें कैसे कैसे रिएक्शंस होती है वो भी देखा था। उससे हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे हमने वो भी देखा था। फिर हमने एक नया प्रोसेस जो कि गैल्वेनाइजेशन है वो भी हमने सीखा था। और अब जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें हम पढ़ेंगे फैराडेज के 2 लॉ, उसके एप्लीकेशंस और करेंगे उसके क्वेश्चंस, क्योंकि आप जानते ही है कोई भी लॉ किसी काम का नहीं है अगर हम उसके थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस और एप्लीकेशंस को भी ना करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल अमाउंट ऑफ एलिमेंट डिपोजिटेड और dissociated species is proportional to charge flow in the cell, that is magnitude of the current। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कितना एलिमेंट डिपॉजिट हो रहा है जाके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज फ्लो या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो उस इलेक्ट्रोलिसिस में फ्लो हो रहा है। आपको याद होगा ये जो हमने डायग्राम लिया था उसमें हमने देखा था कि जिंक का पर्सिपिटेट जो है Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में, जिंक का एक्चुअली पर्सिपिटेट नहीं, यहाँ पे जो जिंक के इलेक्ट्रोड है उसकी बात हो रही थी। तो जिंक के इलेक्ट्रोड जो है Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में टूट रहा था, और कैथोड में हम देख सकते हैं Cu2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके, यानी रिडक्शन होकर Cu2+ का Cu बन रहा था, कॉपर डिपोजिट हो रहा था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉपर डिपोजिट हो रहा है। और आपने अपने पहले के प्रीवियस क्लासेस में कभी ना कभी लोअर क्लासेस में पढ़ा ही था कि अगर हम जब प्योरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करते, जब हम प्योरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करते तो उसमें इम्प्योर रॉड को, जैसे हमें अगर कॉपर के ओर से कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना है तो हम क्या करते थे, कॉपर को एनोड पे रखते थे, इम्प्योर कॉपर को एनोड पे रखते थे, और जो प्योर कॉपर था उसे हम कैथोड पे रखते थे और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते थे। तो उससे क्या होता था, इम्प्योर कॉपर जो कि एनोड में प्रेजेंट है वो जाके कैथोड में डिपॉजिट हो जाता था। तो उसी डिपोजिशन का बात करें चाहे इस डिपोजिशन का बात करें, ये जो डिपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स है, यानी कि इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल अमाउंट ऑफ एलिमेंट डिपोजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लो इन द सेल, या फिर डिसोसिएटेड स्पेसिस इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लो इन द सेल, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। यानी कि W, अगर हम वेट ऑफ डिपोजिटेड मेटल्स या एलिमेंट्स की बात करें तो W यानी वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q यानी चार्ज फ्लो ऑफ करंट जो वहाँ से पास हुआ है। ठीक है, W जो है वेट ऑफ मेटल है, Q जो है चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल है। और अगर हम इस प्रोपोर्शनल को किसी कांस्टेंट से रिप्लेस कर दे तो वो हो जाएगा W = Z × Q। Z यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है। Z की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, E/F। E क्या होती है, E होती है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर। यानी कि आप एक बार फिर से देखिए, हमारा W जो है Z × Q है, Z है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, ठीक है, और Z की वैल्यू होती है E/F। F क्या है, फेरेडेज कांस्टेंट, और E जो है इक्विवेलेंट मास है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो यानी कि Z की वैल्यू क्या हो गई, मोलर मास अपॉन n फैक्टर इंटू फेरेडेज कांस्टेंट, यानी मोल Z = मोलर मास अपॉन n फैक्टर इंटू 96500, जो कि फेरेडेज कांस्टेंट की अप्रॉक्सीमेट राउंडेड ऑफ वैल्यू होती है। तो Z की वैल्यू हो गई ये, हमारे पास Z हो गया इतना, ठीक है। और हम जानते हैं W = Z × Q होता है, तो हम W में Z की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो हमारा जो ओवरऑल फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, वेट ऑफ मेटल डिपोजिटेड = मोलर मास इंटू चार्ज अपॉन n फैक्टर इंटू 96500, ठीक है। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं W = Z × IT। IT क्या है, I है करंट और T जो है टाइम। हम जानते हैं Q चार्ज फ्लोन, Q = क्या होता है, I × T होती है, यानी कि करंट कितनी फ्लो हो रही है इंटू टाइम इन सेकेंड्स में हम बात करेंगे, टाइम इंटू करंट फ्लोइंग थ्रू इट क्या हो जाएगी, चार्ज फ्लो की वैल्यू हो जाएगी।
तो चार्ज की जगह हम IT भी लिख सकते हैं, तो W इक्वल्स टू जेड क्यू भी हो सकता है, W इक्वल्स टू जेड IT भी हो सकता है। और एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करें तो वेट ऑफ मेटल डिपोजिटेड इक्वल्स टू मोलर मास इंटू चार्ज अपॉन n फैक्टर इंटू कूलम्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। आप फिर से देख लीजिए, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी W इक्वल्स टू Z इंटू Q। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है, Z इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है, और Z की वैल्यू होती है इक्विवेलेंट मास अपॉन फेरेडेज कांस्टेंट। इक्विवेलेंट मास अपॉन फेरेडेज कांस्टेंट, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन n फैक्टर, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो Z क्या हो गया? मोलर मास अपॉन n फैक्टर इंटू 96500। ठीक है, तो Z हो गया m अपॉन n इंटू 96500। तो हम Z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें यहाँ इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ मेटल डिपोजिटेड यानी W इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर इंटू 96500 इंटू चार्ज Q। ठीक है, F क्या है? नंबर फेरेडेज कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ फेरेडेज यहाँ पे जो होता है वो Q अपॉन 96500 होता है। यानी कि हम जानते हैं कि फेरेडेज कांस्टेंट क्या होता है? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ फेरेडेज की अगर हम बात करें तो वो कितने हो जाएंगे? Q अपॉन 96500। आप फिर से देखिए, हम जानते हैं कि फेरेडेज कांस्टेंट जो होता है 96500 वो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि ये क्या है? चार्ज अपॉन चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1 मोल, यानी एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये चार्ज अगर काट दे तो ये क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या फिर हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ फेरेडेज इक्वल्स टू Q अपॉन 96500। तो ये है ओवरऑल फाइनल बातें जो आपको याद रखनी है एटलीस्ट। बड़ा ही छोटा सा और आसान सा लॉ है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये वाला जो फाइनली बॉक्स में बंद किया हुआ है ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपके क्वेश्चंस इसी से बनेंगे, और बोर्ड्स एग्जाम में डायरेक्टली इसी फॉर्मूले पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। हम उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं इसके सेकेंड लॉ के ऊपर। ठीक है, तो इसका सेकेंड लॉ क्या कहता है? If two or more electrolytic cells are in series, then amount of discharge species is proportional to equivalent weight of the substance। यानी कि अगर हमारे पास 2, 3, 4 या फिर 2 से ज़्यादा सेल्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब कि अगर हमारे पास, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर ये वाला सेल है तो इस सेल की जो वायरिंग कनेक्शन है एक और सेल से आगे जाने के कनेक्ट हो रही है। इसी तरह का एक और सेल आगे भी लगा हुआ है, और इसके साथ ये जो सेल्स है इसी तरह का ये सारे सेल्स जो होंगे वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनकी जो वेट डिपॉजिटेड होंगी, मतलब हर एक सेल की अपनी अपनी कुछ एलिमेंट्स होंगे और अपने अपने वेट डिपॉजिट्स होंगे, तो उनकी जो वेट डिपॉजिट्स होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होंगे। ई क्या है यहाँ पे? ई है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। इक्विवेलेंट वेट हमने अभी अभी ऊपर क्या पढ़ा था? इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर हमने देखा था इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, यानी कि अगर हम 2-3 सेल्स की अगर बात करें तो W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू E1 बाई E2 हो जाएगा। W1 क्या है? वेट डिपॉजिटेड इन फर्स्ट सेल, W2 है वेट डिपॉजिटेड इन सेकेंड सेल। या फिर अगर हम इसे जनरलाइज करें तो W1 अपॉन E1 इक्वल्स टू W2 अपॉन E2। इसी तरह करके हमारे पास सीरीज जो है आगे चला सकते हैं। आप सेकेंड लॉ को जो है फर्स्ट लॉ से भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे कि सेकेंड लॉ में कहा है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स जो है सीरीज में कनेक्टेड है। अब आप फिजिक्स से जानते हैं कि सीरीज में कनेक्टेड जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं वो उनका क्या सेम होता है? करंट फ्लोइंग थ्रू अक्रॉस देम वो सेम होता है, यानी I सेम होता है, और सेम टाइम के लिए ही करंट तो फ्लो होगा। ठीक है, सेम टाइम के लिए, यानी I और T जो है इक्वल है, और ये जो Z है वो क्या है? इक्विवेलेंट कांस्टेंट, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास अपॉन n फैक्टर। इसका मतलब W जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z है। आप देख सकते हैं IT तो 2-3 सेल जो सीरीज में कनेक्टेड होंगे उनके सेम हो गए, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z होगा, और Z हम जानते हैं मोलर मास अपॉन n फैक्टर इंटू 96500 है। तो इस 96500 को अगर हम कांस्टेंट है, अगर इसे हम एलिमिनेट कर दें तो क्या हो जाएगा? W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। और ठीक वही चीज़ हमारे पास यहाँ सेकेंड लॉ में दिख रहा है। अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशन पे। ठीक है, एप्लीकेशन वैसे इसका कुछ खास नहीं है, एप्लीकेशन इसका बस यही है कि जो फर्स्ट लॉ है उससे डिराइव करके हम एक नया फार्मूला बनाते हैं। एक्चुअली नया फार्मूला नहीं, उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ मास
डिपोजिटेड जो है मास डिपोजिटेड इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इंटू फेरेडेज कांस्टेंट इंटू आई इंटू टी यानी कि क्यू। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये मास को यहीं रखने देते और मोलर मास को इस साइड ले आते तो क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू क्यू अपॉन एन एफ। मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, मोल्स होते हैं, तो मोल्स और एन को अगर हम यहाँ ले आए तो क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू एन फैक्टर इक्वल्स टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यू अपॉन एफ को आपको याद होगा, अभी हमने यहाँ पे बताया था कि नंबर ऑफ फेरेडेज या फिर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ फेरेडेज क्या होता है, क्यू अपॉन 96500। तो यहाँ पे क्यू अपॉन एफ यानी कि क्यू अपॉन 96500 क्या हो गया, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो मोल्स इंटू एन फैक्टर इक्वल्स टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके पास ये दूसरा फॉर्मूला, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। इसलिए इसे याद रखना ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड्स में आने के चांस कम है, लेकिन कंपटीशन में इसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आपको सीधा बोल दे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है या फिर नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन हो तो आप इस पे डायरेक्ट बैठा के लिख सकते हैं। आप चाहे तो वैसे प्रीवियस फार्मूले को भी यूज़ करके लिख सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, और जब आप इस फार्मूले को देखे नहीं होते तो उस टाइप के क्वेश्चंस में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, डर टाइप का लगता है, क्योंकि आपके लिए वो थोड़ा नया जैसा होता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, पहला तो ये फार्मूला, दूसरा हमारे पास है ये फार्मूला, और तीसरा है हमारे पास ये वाला फार्मूला। तो चलिए आते हैं एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स पे। एनसीईआरटी का पेज नंबर 84 आप ओपन कर ले और चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट द कैथोड। आपको क्वेश्चन में यहाँ क्या गिवन है, सबसे पहले तो टाइम आपके पास गिवन है 10 मिनट्स, यानी कि W = ZIT जब आप पुट करेंगे तो टाइम यहाँ पे कितना रखेंगे आप, 10 मिनट्स नहीं 10 × 60 सेकेंड्स रखेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या कहा गया है कि CuSO4 का सॉल्यूशन को हम 10 मिनट्स के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, और करंट हमारे पास 1.5 एम्पियर का स्ट्रेंथ का यानी मैग्नीट्यूड का दिया हुआ है। फाइंड द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड। अब जानते हैं कॉपर का जो मोलर मास होता है वो 63.5 होता है, 63.5 ग्राम पर मोल होता है, और कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर Cu2+ में था और कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। तो भाई हमें तो फॉर्मूला आता है W = ZIT होता है, तो ZIT या फिर W = Z × Q होता है, Q यानी कि चार्ज होता है, तो चार्ज यहाँ पे कितना होगा, IT यानी I × T यानी करंट इंटू टाइम के बराबर होगा। टाइम हम सेकंड्स में रखेंगे इसलिए 60 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे 10 मिनट्स × 60 सेकेंड्स = 600 सेकेंड्स, और करंट यहाँ पे 1.5 एम्पियर है, तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना हो गया, 900 कूलम हो गया। अब आप जानते हैं कि Cu2+ एक्वस जो CuSO4 से आ रहा है वो Cu के 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो हमारे पास एन फैक्टर यहाँ पे हमारे पास 2 हो गया। तो W = ZIT को हम अगर यूज़ करें, यानी कि अगर हम W = M × Q अपॉन N × F को अगर यूज़ करें तो मोलर मास 63 है, 63.5 होता है, लेकिन यहाँ पे 63 लेके चले एनसीईआरटी में। ठीक है, आप एग्जाम में 63.5 ही लेके चलिएगा। ठीक है, और Q हमारे पास हमने निकाला यहाँ 900 कूलम अपॉन एन फैक्टर हमारे पास कितना है, 2, और फेरेडेज कांस्टेंट 96500 ही आप पुट करके चलिएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 0.2938 ग्राम। देखा, आसान क्वेश्चन था ना भाई, इतने आसान क्वेश्चन ही बोर्ड्स में आते हैं। ठीक है, बोर्ड्स में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछते। अगर हम बात करें नीट और जेईई मेंस की तो उसमें भी इससे थोड़े से ऊपर लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस हम करेंगे हमारा चैप्टर जब एंड हो जाएगा। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये हमारा जो है लास्ट सेकंड लेक्चर है। अगले लेक्चर में हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि कॉम्पिटिटिव व्यू ऑफ पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बोर्ड्स पे उस पे क्वेश्चंस जनरली ना के बराबर आते नहीं ही आते हैं आज तक, फिलहाल बहुत रेयरली एक आध क्वेश्चन आया होगा तो आया होगा, वरना नहीं आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चाहे नीट हो जेईई हो उसमें आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो कल हम वही डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं इसके कुछ और क्वेश्चन। अगर आप इसकी एक्सरसाइज खोल ले पेज नंबर 92 पे, तो इसका जो 15th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 होल ट्वाइस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। फाइंड द मास ऑफ निकल डिपोजिटेड एट द कैथोड। आप देख ही सकते कि ये भी आसान उसी के जैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 20 मिनट्स की टाइम यानी 20 × 60 सेकेंड्स के लिए आपको 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, आपसे पूछा कितना मास ऑफ निकल डिपॉजिट हो रहा है। निकल का एटॉमिक मास आप जानते ही हैं, निकल का एटॉमिक मास 59 होता है। ठीक है,
तो हम जानते हैं हमसे इलेक्ट्रोलिसिस में पूछा है कि कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है। हम जानते हैं कि हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि W = m/n फैक्टर इंटू आई इंटू टी होता है, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ निकल हमें पता है, n फैक्टर आप देख सकते हैं कि हमारे पास निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से NO3 माइनस होता है, तो इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो हमारे पास इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिसीव्ड कितना हो रहा है 2, तो n फैक्टर यहाँ पे हो गया 2। तो हमारे पास मोलर मास ऑफ निकल पता है, n फैक्टर हमें पता है, f तो फेरेडेस कांस्टेंट ही है, I हमें कहा गया कि 5 एम्पियर्स और टाइम हमारे पास 20 × 60 सेकेंड्स है। तो हमारे पास W नहीं आ जाएगा क्या? आ जाएगा ना। देखिए इसी तरह के आसान क्वेश्चंस रहते हैं। आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 16 आप ट्राई कीजिएगा एक बार। ये मैं आपको हिंट देता हूँ, ये सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन आसान है। आप इसे कोशिश कीजिएगा, अगर आपसे नहीं बनता है तो वैसे भी मैं अगले लेक्चर में आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। अब वहाँ से ज्वाइन करके हमसे टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट अपना कोई भी डाउट आराम से पूछ सकते हैं। चाहे तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप से हमारे अकाउंट्स निकाल के हमसे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं कोई भी डाउट, ठीक है। और वहीं पे हम अपने शीट्स, अपने नोट्स और PDF एंड DPP सब कुछ अपलोड करते हैं। कॉम्पिटिटिव के लिए अलग से नोट्स, फिर बोर्ड्स के लिए अलग से नोट्स, इस तरह करके अलग अलग नोट्स भी हम PDF के ज़रिए प्रोवाइड करते हैं। एलन रेजोनेंस जैसे एलाइट इंस्टीट्यूट्स, फैकल्टीज़ ऑफ कोटा के फैकल्टीज़ की जो हमारे पास नोट्स और DPPs सब कुछ है, हम सब कुछ आपको फ्री में वहाँ पे देते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर हैविंग पेशेंस।